नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून मसूरी मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल और ट्रैफिक व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये मार्ग स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बेहद अहम है, इसलिए समय पर काम पूरा होना जरूरी है। साथ ही वैकल्पिक ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने और जाम से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि जनता की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये पुल देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण पुल है और अब चूंकि पिछले वर्ष आपदा में ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। यहाँ पर एक बैली ब्रिज बनाया गया है और परमानेंट यहाँ पुल का निर्माण भी हो रहा है। जल्दी ही 2-3 महीने में वो भी हो जाएगा। इस समय चूँकि ये टूरिस्ट सीजन है और बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनको आने जाने में कोई असुविधा न हो, ज़्यादा जाम का सामना न करना पड़े, आम लोगों को भी जाम का सामना न करना पड़े, इसलिए इन सब कामों को त्वरित गति से करना है, जल्दी करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी 2-3 दिन के अंदर वैली ब्रिज का जो अभी केवल एक साइड से जाने का है, तो दोनों साइड इसकी कंप्लीट हो जाएंगी तो थोड़ा आवागमन आसान हो जाएगा। उसके बाद परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है। ऐसे ही राज्य के अंदर जितने भी स्थान है, अभी 4 धाम यात्रा चल रही है, हमारी आदि कैलाश यात्रा भी शुरू होनी है, अन्य टूरिस्ट पैलेसों की सभी जगहों की यात्राएं शुरू हो रही हैं, तो सभी जगह अच्छी सड़कें बने, ये हमारी प्राथमिकता है। बीआरओ के पास भी बहुत सारी सड़कें हैं। बीआरओ को भी कहा गया है कि बीआरओ भी विशेष रूप से उन सड़कों की मरम्मत का काम जल्दी से जल्दी करे, जिससे कि इस सीजन में लोगों को परेशानी न हो। जो हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, एनएच है, सभी अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भर्ती पूर्व सीएम भुवन चंद्र खड्डू की हालचाल में जाना। मैक्स अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, साथ ही उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। और रुड़की को क्लीन और ग्रीन मॉडल सिटी बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए तहसील परिसर में कराए गए सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन प्रदीप बत्रा और मयूर दीक्षित ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान कंप्यूटर सेंटर के प्रथम बैच का शुभारंभ किया गया। छात्राओं को बैग वितरित किए गए। प्रशासन ने तहसील के मुख्य द्वार का नवनिर्माण, दीवारों पर आकर्षक कलाकृतियों के सौंदर्यीकरण और क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करके परिसर को नया रूप दिया है। अधिकारियों ने इसे स्वच्छ रुड़की सुंदर रुड़की अभियान की दिशा में बड़ा कदम बताया है। शहर को सुव्यवस्थित और स्वच्छ और आधुनिक बनाने के लिए निरंतर प्रयास की बात कही है। मैं सोचता हूँ कि हमारा एक महत्वपूर्ण स्थान है और रोड से काफ़ी लोग यहाँ पर निकलते हैं। हमारा बस स्टैंड सामने है, यात्रीगण भी यहाँ पर आते हैं। तो कचहरी परिसर के बाहर जो है एक नाला था और मैं सोचता हूँ कि कूड़ेदान थे, वहाँ गंदगी व्याप्त थी। तो हमारे जॉइंट मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया और दीपक शेट्टी उसको कराया। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग और प्लानिंग के तहत काम हुआ। जो चैम्बर्स थे उनकी बैक साइड काफ़ी जर्जर हालत में थी, उन सबको जीर्णोद्धार करके और एक अच्छा फुटपाथ बनाया गया है, कचहरी का गेट बना है। तो मैं बधाई देता हूँ इन्होंने जो ये कार्य किया और आने वाले समय में इस तरह कार्य हम लोग पूरी रुड़की में कराएंगे। जहाँ भी कूड़ेदान है, जहाँ भी गंदगी, वहाँ पर ग्रीनरी हो, हॉर्टिकल्चर हो, उन जगह सौंदर्यीकरण करा जाए ताकि हमारा रुड़की शहर जो है ग्रीन, क्लीन और स्मार्ट सिटी लगे। बहुत अच्छी कंप्यूटर लैब बनी है CSR फंड से और मैं कहता हूँ कि जो हमारे बच्चियाँ हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। वो यहाँ पर कोचिंग लेंगे, कोच हम लोगों ने रखा है यहाँ पर, वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेंगे और लगातार फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज में कोचिंग कंप्यूटर की लेकर लास्ट फेज में हम लोग इनको AI की ट्रेनिंग भी देंगे। और जो स्कूल में सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। IIT को भी इसमें साथ जोड़ा गया है, IIT से इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा और मैंने निर्देश दिए हैं कि इसमें हम लोग बैचेस चलाएँ 15-15 बच्चों के। अगर 5-6 बैच एक दिन में चल गए तो 100 से अधिक बच्चे एक दिन में जो है कोचिंग कर सकती हैं। तो इस तरह की हमारी योजना है कि और इस तरह की लैब बने और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनको लगातार कंप्यूटर की जानकारी हो। आने वाला समय जो हमारा लक्ष्य है डिजिटल इंडिया का, उसको पूरा करें और IT के क्षेत्र में बच्चे हमारे आगे बढ़ें, ये हमारा लक्ष्य है।
वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां बीजेपी कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन लागू करना चाहती थी, जिसे पार्टी ने रोक दिया है। साथ ही सवाल उठाया है कि अगर बीजेपी सच में आरक्षण चाहती है तो मौजूदा सीटों पर ही आरक्षण क्यों नहीं लागू करती। बातें कही जा रही हैं महिला आरक्षण पर। भाजपा ये भूल गई है कि वो सत्ता में है, वो विपक्ष की तरह सड़कों पे उतर के भगवान जाने किसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपको पहले बस एक छोटी सी तस्वीर दिखाना चाहती हूं और इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये सारा मुद्दा है क्या। ये तस्वीर मेरे सामने है, ये देख लीजिए। मोदी जी के पास एक बड़ी सी टोकरी में 543 आम है, 543 आम है। महिलाएं जब उनसे आम मांगने के लिए आई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस टोकरी से आम नहीं देने सकता हूं। जब नई टोकरी में आम आएंगे, जब आम उगेंगे, जब आम भरेंगे उस टोकरी में, जब ये सारे आम मिलकर 850 होंगे, तब मैं तुम्हें कुछ आम दूंगा। ये कहानी है महिला आरक्षण की। भरी टोकरी में 543 आम है, उसमें से आम ना देने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और रुड़की में आयोजित प्रेस वार्ता में विनय रोहिल्ला ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि संभावित हार के डर से समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दल धर्म आधारित आरक्षण की मांग करके महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करना चाहते हैं, जबकि परिसीमन से संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। इस दौरान अनीता देवी अग्रवाल ने भी कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को उचित भागीदारी देना है, लेकिन विपक्ष तकनीकी मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर जनता को भ्रमित कर रहा है। उन्होंने भरोसा जताया है कि महिलाएं अब जागरूक हैं और सच्चाई समझती हैं। आयु के महिलाओं को मौका दीजिए, महिलाएं अपने आप को प्रूव करेंगी और हमने प्रूव किया भी है। जब पंचायती राज में हम लोग को हिस्सेदारी मिली तो हमने वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत ही पारदर्शी बनाया, वहां हमने शिक्षा को बहुत ही पारदर्शी बनाया। जब हम लोग को मिला आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाने का मौका मिला, जब हम लोग को जंगल जल जमीन से जुड़ने का मौका मिला, जब पहाड़ की राजनीति की बात आई तो सब जगह हमने अपने आप को प्रूव किया है। तो किस प्रकार से महिलाएं पीछे रह रही हैं मुझे नहीं पता। और 2047 का विकसित भारत का सपना जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, क्या वो महिलाओं की भागीदारी के बिना सुनिश्चित हो पाएगा? परिचर्चा में जिस प्रकार से विपक्ष ने, कांग्रेस एवं उसके सहयोगियों ने नकारात्मक भूमिका निभाई और देश की आधी से आबादी जनता के साथ जो दुर्व्यवहार किया, दुर्भावना व्यक्त की और अपनी महिला बहनों को आगे बढ़ने से रोकने का काम किया, उसी के संबंध में आज हमने ये प्रेस की है और यह स्पष्ट है कि विपक्ष हमेशा नकारात्मक भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि ये नारियों पे उपकार नहीं है, बहनों पे कोई उपकार नहीं है, ये उनका हक देने की बात की जा रही है। और हमेशा विपक्ष महिला आरक्षण बिल को भी विपक्ष ने अटका के 20 साल रखा और इस अधिनियम को पीछे करके और स्पष्ट करा। साथ ही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मोदी जी और धामी जी जो महिलाओं को सम्मान देते हैं, जब से सरकार में आए तब से महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, उनके हाथों को मजबूत कर रहे हैं। और अब हमें राजनीति में हमारी स्थितियों को मजबूत करने के लिए वो बिल लेकर आए थे और उस बिल के माध्यम से हम लोगों को 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में मिलना था। जो कांग्रेस की गंदी सोच ने, उनकी गंदी राजनीति ने महिलाओं के सम्मान को कुचल दिया है। और हम सब महिलाएं ये आक्रोश है, हमें गुस्सा है, क्योंकि हम हर जगह हर किसी का साथ देने के लिए खड़ी रहती है, लेकिन जब हमारा साथ देने का बार आता है तो कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां हाथ पीछे कर लेती है। वहीं हरिद्वार में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के पारित न होने के बाद सियासत तेज हो गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो मातृशक्ति है, जो हमारी महिलाएं हैं, वो इसका तबीयत से लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिकार करें कि एक भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है। देखिए, अगर 543 सीट पर अगर आरक्षण करना है
तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आज हमारे देश में ऐसी लोकसभाएं हैं जिनमें 48 लाख वोटर हैं। स्वयं ये हरिद्वार जो लोकसभा है इसमें 21 लाख मतदाता है। आखिर एक सांसद के लिए 21 लाख मतदाताओं से संपर्क साधना क्या आसान काम है? ये हो सकता है क्या? इसलिए लोकसभाओं का परिसीमन बहुत जरूरी था। इसको 2000 में होना था। 2000 में कुछ लोगों ने इसका विरोध इस नाते किया था कि जो नेशनल प्रोग्राम यानी जो परिवार कल्याण की योजनाएं हैं जिसमें हम दो हमारे दो का आह्वान किया गया था, साउथ ने उसका पालन किया, इसलिए उनका जो प्रमुख है वो कम हो रहा है। और बलबीर पुंज के निधन के बाद उनकी अस्थियां हरिद्वार के सती घाट पर पूरे विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित की गईं। परिजनों ने अस्थि कलश के साथ अंतिम संस्कार की रस्में निभाते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत और मदन कौशिक समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे, जिन्होंने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने उन्हें राष्ट्रवादी चिंतक, लेखक और समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तित्व बताते हुए उनके विचारों को प्रेरणा स्रोत बताया है। बलबीर पुंज जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और चिंतक, विचारक इस रूप में काम किया। देश के सामाजिक सुधारों में, देश के राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ा स्थान उनका था। आज उनकी अस्थियां हरिद्वार में यहाँ पर अस्थि प्रवाह घाट पर आई हैं। तो आज सभी राज्य सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। देखिए, बलबीर पुंज जी एक बहुत बड़े लेखक थे और उनके विचार हमेशा लोगों को प्रभावित करते रहे। साथ में वो भारतीय जनता पार्टी से 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से भी उनको अगर देखें हम तो बहुत ही एक अलग उनका स्वभाव था। आज सभी लोग यहाँ पर हैं, मंत्री जी हैं, हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर हैं। हम उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में 21वां स्थापना दिवस वैदिक गरिमा और भव्यता के साथ मनाया गया, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ त्रिवेंद्र सिंह रावत, मदन कौशिक और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके और इसी के साथ ही मंगलाचरण के साथ किया। इस अवसर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की आत्मा है और ऐसे विश्वविद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय की प्रगति की सराहना करते हुए इसे ज्ञान और संस्कार का महत्वपूर्ण केंद्र बताया है, जो नई पीढ़ी को आधुनिकता के रूप में परंपरा से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। संस्कृत विश्वविद्यालय है 21वां स्थापना दिवस आज यहाँ पर मनाया गया। खबर फास्ट और तमाम संस्कृत के विद्वान हैं और यहाँ पर आज सम्मानित किया गया। संस्कृत कैसे हमारी व्यवहार की भाषा बने, कैसे इसको रोजगार के साथ जोड़ा जा सकता है, इन सारे विषयों पर आज यहाँ पर विद्वानों ने अपने मत। मैं समझता हूँ कि संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए तो रोजगार जोड़ना बहुत विश्वविद्यालय का 21वां स्थापना दिवस है, बहुत ही भव्य दिव्य तरीके से मनाया गया। संस्कृत इस देवभूमि पूरा देश का नेतृत्व इस रूप में करे, यहाँ अनेक हमारे संस्कृत के विद्वान हैं। यहाँ सरकार की मंशा हमेशा संस्कृत के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स भी संस्कृत के प्रति अच्छा करते हैं। यहाँ के जितने अखाड़े, मठ, मंदिर, आश्रम है वो भी इस रूप में है। और मैं समझता हूँ कि सबको मिलकर संस्कृत के लिए काम करना है और संस्कृत इस देवभूमि से निकलकर पूरे देश में एक आम भाषा यानी हिंदी के बाद सर्वाधिक भाषा बने, ऐसा प्रयास सबको करना है। और निश्चित रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।
क्यों, हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बता दें आपको कि हिमालय की बर्फीली वादियों के बीच बसे केदारनाथ धाम में आस्था का रंगीन रूप देखने को मिल रहा है, जहां पर मंदिर कपाट खुलने से पहले भव्य सजावट निखर रही है और इसी के साथ ही अधिकारियों ने बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयारियां भी तेज कर दी हैं। पूरे परिसर को देश भर से मंगाए गए 51 क्विंटल से ज्यादा ताजे फूलों से सजाया गया। कपाट खुलने के करीब आते ही केदारनाथ धाम श्रद्धा, भक्ति और भव्यता की अद्भुत संगम बनता जा रहा है, जहां हर ओर उत्साह और दिव्यता का माहौल है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच केदारनाथ का मंदिर आस्था और रंगों के जीवंत नजारे में बदल रहा है। मंदिर के कपाट खुलने में कुछ ही दिन बचे हैं। अधिकारी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत में भव्य सजावट पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। पवित्र मंदिर को सजाने के लिए देश भर से मंगाए गए 51 क्विंटल से ज्यादा ताजे फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये फूल दिल्ली से आए हैं और कलकत्ता से गेंदा आया है। फिर ये सारे फूल ट्रक में लोड होकर ऋषिकेश तक आए हैं। ऋषिकेश से फिर हमने एक बड़े ट्रक में इन सारे फूलों को एक जगह इकट्ठा कराया है। वो सारा माल गौरीकुंड तक आया है। फिर गौरीकुंड में हमने ये सारा माल खच्चरों पे लोड कराया है। लगभग 75 खच्चर अब की बार लगे हैं ये माल को ऊपर लाने में। और टोटल माल की क्वांटिटी की बात करें तो लगभग बाबा के धाम को सजाने के लिए अब की बार 51 क्विंटल के करीब फूल जो है लगा है। यहाँ पे जो है बाबा केदार का जो सजावट हो रहा है, कल से हमने स्टार्ट किया है। कल से यहाँ पे लगना स्टार्ट हुआ है, बट इसकी जो प्लानिंग है वो काफ़ी टाइम से चल रही है। ये जो फूल है लगभग आप मानिए सारा फूल कुछ हमने कलकत्ता से मंगाया, कुछ दिल्ली से आया है। इसमें लगभग आप मान के चलिए जो गेंदा इसमें लगा हुआ है लगभग हमारा 35 से 40 क्विंटल के आसपास है। लगभग हमारा 35 क्विंटल आप मान के चलिए गेंदा लगा है इसमें तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। कल इसमें हमारा और भी इसमें सजावट होगा, जैसे बॉर्डर आएंगे इसमें, है ना, और इसमें आपका हम इसमें अक्षर लिखेंगे ओम नमः शिवाय, और ऐसे अलग अलग इसमें कटआउट लगा के इसको हम और भव्य बना देंगे। केदारनाथ जल्द पहुंच चुके कुछ श्रद्धालु भी तैयारियों में मदद कर रहे हैं। पहली बार यहाँ पे आई हूँ और मुझे ऐसा अवसर मिला है बाबा के द्वार कपाट खुलने वाले और उनके द्वार में सजा सकूं, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरी लाइफ में इतनी खुशी मुझे कभी भी नहीं हुई है। भावना तो हम बता नहीं सकते, इतना अच्छा लगता है बाबा के यहाँ। सुबह से 10 बजे से मैं बैठी हूँ, अभी तक खड़ी नहीं हुई, इतना अच्छा लगता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट एक दिन बाद यानी 23 अप्रैल को खुलेंगे। 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालु उत्तराखंड के 4 पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हैं। और 4 धाम यात्रा के शुरू होते ही रुद्रप्रयाग में एक नई चुनौती सामने आ गई है, जहां तीर्थ यात्रा मार्ग पर व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को एलपीजी सिलेंडर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के असर अब गैस आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे ढाबा मालिकों और होटल संचालकों का काम प्रभावित हो रहा है। मजबूरी में कई लोग महंगे और कम प्रभावी विकल्प अपना रहे हैं, जिससे उनकी लागत बढ़ गई है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा असर अब तीर्थयात्रियों की जेब पर भी पड़ेगा और यात्रा का अनुभव भी प्रभावित हो सकता है। सालाना 4 धाम यात्रा रविवार को शुरू हो गई। तीर्थ यात्रा मार्ग पर व्यापारियों और सेवा देने वालों के लिए एलपीजी सिलेंडरों की कमी भारी चिंता का विषय है। ये पश्चिम एशिया में संघर्ष का असर है।
रुद्रप्रयाग में ढाबा मालिकों, होटल संचालकों और छोटे विक्रेताओं का कहना है कि अनियमित गैस आपूर्ति से उनके रोजमर्रे के कामकाज में पहले से रुकावट आ रही थी। उस वक्त तीर्थ यात्रा की तैयारियां जोरों पर थी। कई लोग अब महंगे और कम असरदार विकल्पों का रुख करने पर मजबूर हैं। इससे परिचालन लागत बढ़ रही है। उन्हें अंदेशा है कि खाने के सामानों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे तीर्थ यात्रियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। जी सर जी, गैस की बहुत दिक्कत है, इधर सप्लाई नहीं हो रही है गैस की, इसीलिए हम लोग स्टोव में खाना बना रहे हैं अभी। वो भी अभी जैसे अपना राशन वगैरह कुछ नहीं रखा हुआ है, इसीलिए क्योंकि यात्रा का कोई भरोसा नहीं, ये सिलेंडर का कोई भरोसा नहीं, इसलिए तो सामान कुछ नहीं रखा अभी। अगर गैस आएगी तो तभी चलेगा हमारा, नहीं तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, फिर स्टोव में काम चलाना पड़ेगा। जी स्टॉप में तो नहीं होगा, जैसे समझ लो जो 2-4 यात्री का होगा तो उससे आधा में खाना बन पाएगा, उतना नहीं हो पाएगा, जितना गैस में होता है उतना नहीं हो पाएगा, तो फिर रेट वगैरह भी फिर बढ़ाने पड़ेंगे। फिर इसका असर जो है यात्रा पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की आजीविका हम क्षेत्रवासियों की जो ये होटल लाइन है, जो यात्रा जो हमारा सीजन है, जो ये मेला है, इसी पर हमारा सब कुछ निर्भर करता है। और ईंधन अगर गैस वगैरह नहीं आएगी तो इसका बहुत बुरा असर जो है यहाँ के आजीविका पर उस पर पड़ेगा। कई रेस्तरां मालिकों की आजीविका थोड़े समय चलने वाली तीर्थ यात्रा पर निर्भर है। वे एलपीजी आपूर्ति लगातार बनाए रखने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों से तत्काल कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। जो ईरान और उसका चालू हुआ है, इससे जो सबसे बड़ी समस्या आई है वो गैस की आई है, और कमर्शियल सिलेंडर की। जिस तरह आप ये इस किचन में खड़े हैं, ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, और ऐसे कम से कम भी आप लगाए चलो 1000 रेस्टोरेंट मिलेंगे। हम इन्हें रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं, कैंटीन भी कह सकते हैं, बट यहाँ के ना जी, जब गेस्ट आ रहा है, स्टोव पे भाई कुछ बना रहा है या कुछ कर रहा है, तो स्टोव पे जो बनने में टाइमिंग लगती है ना, उसमें गेस्ट इतने देर तो रुकता नहीं। तो इसलिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, तो हम मतलब धामी जी से, मोदी जी से ये कर रहे हैं कि आप कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई ना चाहे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी थोड़ी सी रोक दें, बट यहाँ क्या है, यहाँ की जीविका इन्हीं 2 महीनों पे। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं तो धामी जी जब परसों रुद्रप्रयाग दौरा किया था गुप्तकाशी तक, तो धामी जी ने एक शब्द कहा था कि जितने भी होटल वाले हैं उनको सिलेंडर जो है कि टाइम पे मिलेगा। लेकिन अभी तो टाइम पे सभी लोग कह रहे हैं कि हमको तो सिलेंडर मिल ही नहीं रहे। जैसे कोई बाहर के आ रहे, जैसे नेपाली मुल्क के हैं, तो उनको क्या है कि ब्लैक में 3000 या 4000 5000 का एक सिलेंडर ब्लैक में बेच रहे हैं ये लोग। तो सबसे बड़ी बात मैं धामी जी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एक बड़ा बयान दिया है तो उसको भी आपको पूरा करना पड़ेगा। केदार घाटी के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो गैस वगैरह है, इसकी सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे बनी हुई है। अभी तक बहुत चहल पहल रहती थी पिछले साल, लेकिन इस साल यहाँ पे अभी तक कुछ हो ही नहीं पाया। गैस की गाड़ियाँ आ ही नहीं रही हैं। जिन लोगों का कनेक्शन वगैरह भी है, उनको भी गैस की आपूर्ति ढंग से नहीं हो पा रही है। सरकार को उसमें थोड़ा सा ठोस कदम उठाना चाहिए। सालाना 4 धाम यात्रा में तेजी आ रही है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने मदद के लिए जल्द कदम नहीं उठाए तो उनकी आजीविका खतरे में पड़ सकती है, जिसका असर तीर्थ यात्रा पर भी पड़ेगा।